में और 18 फरवरी को मेरे प्यार जो हिंदी का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। जो आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और यह वायरल पेपर आपके एग्जाम में 100% मेरे प्यारों जो बनने वाला है। कोड की अगर हम बात करें, कोड देख सकते हो 801 डीबी कोड है मेरे प्यारों बच्चों, और यह पेपर 70 नंबर का और आज मैं आप लोगों को 70 में 17 बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। और पहला ही पेपर हिंदी का है और आप 95% लाकर दिखा दो कि इस बार हिंदी का टॉपर आप ही हो मेरे प्यार बच्चों। एक काम आप लोगों को सबसे पहले करना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एडमिट कार्ड पर से देखकर सही सही अनुक्रमांक और सही सही अपना नाम यहाँ पे नीचे लिख देना है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइम मिलेगा वो देखिए लिखा हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना होगा। जैसे आप नीचे बढ़ते हो तो नीचे आप लोगों को निर्देश देखने को मिलेगा और निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। देखिए पहला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बोला है कि शुरू के जो 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जब 18 फरवरी को आप पेपर देने जाएं, जब यह पेपर आपके पास आए तो सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि 15 मिनट का समय निकालकर इस पेपर को पढ़ लेना है। और जो जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है उस पर आप ट्रिक लगा दीजिए कि मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, और जब आप पेपर को हल कर रहे हो तो उन क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। इसके बाद दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में और दूसरा खंड ब में। इसके बाद कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में, अब खंड अ में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे खंड अ में, तो टोटल बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। देखिए आप नीले पेन का भी यूज कर सकते हो या काले पेन का यूज कर सकते हो। पेन आपका सिर्फ बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। जेल वाली पेन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जेल वाली पेन जो होता है वो फैलता है, तो 10 या 15 दिन बाद वो फैल जाएगा और आपका ओएमआर शीट खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉट पेन या बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें आप लोग। चौथा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछा गया है, एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है। इसके बाद पांचवा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कह रहा है कि खंड अ जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करने के लिए आपके पास समय दिया गया है 1 घंटे। तो क्या आपको 1 घंटे लगेंगे? बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं। अधिक से अधिक लगेंगे तो 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे, बाकी जितना भी समय आपके पास बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो ये था निर्देश बिल्कुल कम समय में पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। पेपर आप लोगों का इधर से स्टार्ट हो रहा है, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूं और उसका हल कर। चलिए देखिए पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आया है खंड अ, और खंड अ में सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है। कई बार इस प्रश्न को मैं करा चुका हूं, वही प्रश्न आया एग्जाम में। कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। और ये बात सबको मालूम है कि चिंतामणि की जो रचयिता है मेरे प्यारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को दिख रहा है, यही जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल प्रश्न पहला ही पूछा है कि चिंतामणि की रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, तो वो है आपके प्रेमचंद्र जी। देखिए पंच परमेश्वर और प्रेमचंद्र जी, इस तरह ट्रिक आप बना सकते हो। प से पंच, प से प्रेमचंद्र, इस तरह ट्रिक बनाकर इसको याद कर लो कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी है। इसके बाद है आप लोगों का तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। मतलब कि 1 नंबर के लिए प्रश्न है, 4 नाटक दिया हुआ है। बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है, तो वो आपके एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, अज्ञेय जी। कौन है, अज्ञेय जी। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5वां कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अपनी खबर आत्मकथा है, किनकी आत्मकथा है मेरे प्यार? जो अपनी खबर, तो वह है आपके पांडे बेचन शर्मा उग्र की।
ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, कह रहा है भूषण किस युग के कवि है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भूषण की अगर हम बात करें तो भूषण जो है रीतिकाल युग के कवि है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रीतिकाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7वां, कह रहा है कि ललित ललाम रचना है, 1 नंबर के लिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ललित ललाम जो है वो मतीराम जी की रचना है, इसलिए ए वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां, देखिए क्या है, कह रहा है यशोधरा रचना है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि यशोधरा जो है वो किसकी रचना है। तो यशोधरा की अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है यशोधरा, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि आंगन के पार द्वार रचना है, तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना है, बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वां, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए दीप शिखा जो है वो एक काव्य संग्रह है, और यह काव्य संग्रह रचना किसकी है दीप शिखा, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो यह जो है महादेवी वर्मा की रचना है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11 कि करुण रस का स्थायी भाव है, 1 नंबर के लिए प्रश्न, बहुत सिंपल, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, मतलब डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ, कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, कह रहा है उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, मतलब किस अलंकार का उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये तो रूपक अलंकार का उदाहरण है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 13, कह रहा है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यह लक्षण किस छंद का है। मतलब यहाँ पे परिभाषा ही पूछ लिया है, तो यह जो परिभाषा है यह रोला का परिभाषा है, क्योंकि रोला एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं भी होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति लगी रहती है। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 14, पर्यावरण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। अगर पर्यावरण को अगर हम लोग तोड़े तो यह टूटेगा परिधन आवरण के रूप में, परिधन आवरण के रूप में टूटेगा पर्यावरण। तो कह रहा उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ता होता है, आगे क्या जुड़ा हुआ है, परि, मतलब कि परि क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा पर्यावरण का, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 15, कह रहा है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, तो इसको तोड़ोगे तो यह टूटेगा महान, महान धनता के रूप में टूटेगा, और जो पीछे जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं, ता जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 16, कह रहा कि सुख दुख में समास है। मैं कहता हूं हमेशा से कि अगर बीच में योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह का मतलब होता है और, अगर इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा दुख और सुख। तो जब भी योजक चिन्ह देके पूछे कि समास, तो आंख बंद करके द्वंद्व समास को ट्रिक करके आना है आप लोगों को, डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द तो अनिल नहीं है, अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी आपका अनल, पावक, ज्वाला ये सब जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य, इसमें वाच्य पूछा है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि अध्यापक का कर्म ही होता है कि वह कक्षा का जायजा ले। क्लियर है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे है, तो यह मेरा पसंदीदा रेस्तरा है। अब यह के नीचे क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया है। अब बताना कि यह जो है वो है क्या। तो यह की अगर हम बात करें तो वह एक सर्वनाम, निश्चयवाचक और पुल्लिंग और एकवचन है, इसलिए बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी आप लोगों का क्लियर हो गया। लास्ट प्रश्न बहुविकल्पीय का मेरे प्यारे बच्चों, कि तद मतलब स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। देखिए तद जो है स्त्रीलिंग शब्द है और इसका आपको बताना है कि सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप होगा तासु। क्या होगा, तासु होगा। बी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी आप लोगों का फिक्स हो गया। तो बिल्कुल कम समय में मेरे प्यारे जो 20 के 20 और बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया और 20 में 20 आप लोगों को बिल्कुल सही करके आने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग खंड ब। चलिए देखिए यहां से स्टार्ट हो गया आप लोगों का खंड ब
और खंड ब जो है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। प्रश्न संख्या 21। 20 के बाद आएगा प्रश्न संख्या 21वां। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक गद्यांश आ गया, कितने नंबर के लिए पूछा है? 6 नंबर के लिए गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन 2 है। एक आपका क वाला है, कह रहा है कि क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको ख वाला दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो जो आपको याद हो। मैं आपको उत्तर दोनों का बता देता हूं, आप देख लेना, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा, वही एग्जाम में करके आइएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले क वाला देखेंगे। क वाला क्या है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब मेरे प्यारों, इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। चलिए इसका संदर्भ देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारों, प्रश्न संख्या 21 में हम लोग क वाला कर रहे हैं और क में भी पहला प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर है संदर्भ। तो हम लोग पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। मेरे प्यार बच्चों, किस चैप्टर से लिया गया है? ममता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस मात्र 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ये हो गया आप लोगों का संदर्भ, बिल्कुल यहां से क्लियर, 2 नंबर आपका मिल गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन तो यहां तक किया गया है, यहां से स्टार्ट है, यहां पे समाप्त है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, तो अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसका मैं व्याख्या करना है। चलिए इसका व्याख्या नोट कीजिए। देखिए दूसरा, इसका व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, कि जब घुड़सवार ममता के पास आकर रुका तो ममता ने उसे घुड़सवार से बताया कि मैं यह नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन मैंने सुना था कि वह व्यक्ति अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रहा था कि झोपड़ी को तोड़कर एक अच्छा सा मकान बनवा दिया जाए। मैंने जिस दिन से उसकी यह बात सुनी थी, तब से अपनी झोपड़ी के टूटने के डर से भयभीत रही। जिस झोपड़ी में मैंने अपने जीवन के इतने बरस गुजारे हैं, वह न जाने कब टूट जाएगी और मैं बेघर हो जाऊंगी। किंतु ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब तक मेरी झोपड़ी सुरक्षित रही। अब जबकि मृत्यु निकट है और मैं अपनी झोपड़ी को छोड़कर ईश्वर की शरण में जा रही हूं, तब यह चाहे मकान बनाओ या महल। क्लियर है? बिल्कुल डिटेल में अपनी भाषाओं में मैंने इस व्याख्या को व्यक्त किया है। तो इस तरह आप लोगों को लिखना है, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। एक प्रश्न और है तीसरा, कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे तीसरे का, कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के भय से भयभीत रही, मतलब खोदे जाने के भय से भयभीत रही। बस 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। पूरा का पूरा तीनों प्रश्नों का उत्तर डिटेल में मैंने बता दिया, नोट कर लो, 6 नंबर मिल जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो, क वाला अगर गद्यांश आप नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ख वाला कर सकते हो। ख वाला क्या है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वहीं क्षमा के सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथे सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है, जन्म से लेकर निर्माण तक। उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती हैं। ठीक है, यह दिया हुआ है आपका गद्यांश। इसके नीचे भी 3 प्रश्न में दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो देखिए ख का संदर्भ,
लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मतलब अजंता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। बस इतना पॉइंट लिखना है, 2 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारों को देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया था, मैं अंडरलाइन दिखाता हूं आप लोगों को। तो देखिए अंडरलाइन यहां तक किया गया है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब जा भंडार खुला पड़ा हो। ठीक है, अब इसका हमें व्याख्या बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ मैं आप लोगों को वर्क भी देता हूं, बस मात्र 1 लाइन का व्याख्या बताना है। यह मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में ही इसका आंसर बता देते हैं। बस मात्र 2 लाइन का आप लोगों को आंसर लिखना है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। बस इसका व्याख्या बताना। तो जल्दी से कमेंट करके हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, इसका हमें व्याख्या हर एक बच्चे का पढ़ना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका व्याख्या कर पाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे कि राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं, 2 नंबर यहां से मिल गया। और उसका व्याख्या का सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए। इसका व्याख्या हमें सारे बच्चों से उम्मीद है कि जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इसका देंगे। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 लाइन का व्याख्या बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 6 नंबर आपको मिलेगा पद्यांश पर भी। ठीक है, इसके नीचे भी 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्न है। और इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक आपका क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको नीचे ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक करना है, मैं तो आंसर दोनों को बताऊंगा। अब कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा, जितने छोटे प्रश्न है उसको मैं होमवर्क में दे दूंगा। तो देखिए क वाला क्या है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरी धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुराधर वे, फिर बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चल चल जल चुए। ठीक है, अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला एक उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर इसमें मिलेगा। चलिए भाई इसका संदर्भ देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे हम लोग संदर्भ देख रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे देखिए 22 का यह क वाला है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 22 का हम लोग क वाला कर रहे हैं। 22 का क है, जिसमें से उसका पहला प्रश्न है संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ के वनपथ नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन से हैं? तुलसीदास जी हैं। मतलब तुलसीदास जी लिखे हुए हैं और वनपथ शीर्षक से लिया गया है। बस इतना पॉइंट आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, दूसरे का उत्तर नोट कीजिए कि सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गया। बस 2 नंबर यहां से आप लोगों का मिल गया। कितना छोटे छोटे प्रश्न, तुरंत इसका जवाब दे पाओगे, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। कह रहा है कि रेखांकित अंश पर्ण कुटी करी हो कि तय में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। बिल्कुल अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि अनुप्रास अलंकार, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, तुरंत याद हो गया, यहीं पे याद हो गया होगा आप लोगों को। अगर एक कवला नहीं करना चाहते हो तो आप खवला कर सकते हो कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक है, अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर, ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए तो यहाँ पे अथवा का हम लोग यहाँ पे खवला देख रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है संदर्भ। नोट कीजिए संदर्भ इसका क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कविता हल्दी घाटी से अवतरित है और इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी है। 2 नंबर मिल गया, हल्दी घाटी से लिया गया है और इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी है। तो 2 नंबर यहां से आप लोगों को मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मानसिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा, 2 नंबर यहां से मिलेगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। देखिए इसका उत्तर होगा दूसरे का
कि मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप केवल हल्दी घाटी के भीषण युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, अपितु वे दौड़ दौड़ कर युद्ध भी कर रहे थे। उनके भीषण युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेवाड़ के सम्मान की रक्षा के लिए अकबर के सेनापति मान सिंह के खून के प्यासे थे। भाई लोग 2 नंबर यहां से आप लोगों को मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। ठीक है, मतलब ये जो लाइन दिया गया है यहाँ पे, किले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रथित कपाली था, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया ये बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि मुक्तक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा तथा अतिशक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। 3 अलंकार का प्रयोग किया गया, नोट कर लो यहाँ पे। 2 नंबर यहां से फिक्स हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 23 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर मिलेगा। आप संस्कृत का गद्यांश आ गया, तो इसमें भी एक क वाला दिया गया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आप लोगों का ख वाला दिया गया है। 5 नंबर मिलेगा। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलता है। तो पहले क वाला को देखते हैं। क वाला है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति वाला, देखिए यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक है। इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना है। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो 23वें का क संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया। सिंपल हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, जो हम लोग ये देख रहे हैं गद्यांश, इसका पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद क्या होगा उसको नोट कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन उपनिषदों का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में करवाया। बस यहां से 2 नंबर और यहां से 3 नंबर, टोटल 5 नंबर मिल गया। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, अथवा वाला दिया है आप ख वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। नागरिक वाला यहां से लेके यहां तक दिया है मेरे प्यारों, नोट कर लो, यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बता दूं, आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो चलिए इसका भी मैं सलूशन आप लोगों को बता देता हूं, नोट कीजिए। ख वाला, ख का संदर्भ यहाँ पे हिंदी अनुवाद है, तो संदर्भ नोट कीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रभुत्व ग्रामीण पाठ से उद्धृत है, मतलब प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, तो ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि तुम उत्तर नहीं जानते हो तो मुझे 10 रुपए दे दो। अतः मलिन मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या है कि नीचे दिए गए पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर मिलेगा पद्यांश पे भी। ऊपर हमने गद्यांश देखा, ये पद्यांश है, इसमें भी 2 नंबर संदर्भ और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक आपका क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपके नीचे ख वाला दिया गया है कि सर्वे भवंति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए पहले क वाला को देखते हैं। तो 24 का क, देखिए ऊपर संदर्भ यहाँ पे हिंदी अनुवाद। तो पहले संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद हम बात करें तो संसार में सब सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण देखें, सभी दुख का भागी न हो। बस 5 नंबर आपको मिल गया। 2 नंबर ऊपर, 3 नंबर यहाँ पे उसके अनुवाद पे, 5 नंबर हो गया। चलिए अगर क वाला नहीं करना चाहते हो तब माता गुरुतरो भूखे वाला कर सकते हो, ठीक है, और भूमे सॉरी माता गुरुतरो भूमे, ठीक है, ये वाला कर सकते हो नीचे जो दिया गया है। इसका भी हम 2 ही चीज बताना है, एक आपको संदर्भ, दूसरा हिंदी अनुवाद बताना है। बस 5 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर आप नोट कर सकते हो। देखिए अथवा ख वाला, यहाँ पे संदर्भ, नीचे हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, नोट कीजिए। संदर्भ में होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणु नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें, हिंदी अनुवाद होगा कि माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है, मन जो है वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला है, तिनकों से भी अधिक
तिलकों से भी बहुत अधिक जो है वो क्या है, चिंता है। क्लियर है। चलिए, तो संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों बता दिया गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया, क और ख दोनों का बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 25वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर आपको मिलेगा खंड काव्य पे, लेकिन खंड काव्य मेरे प्यारों जो जिला वाइज आता है, जो आपके जिला में पूछा जाएगा वही आपको एग्जाम में करना होगा। कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो आप देख लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वही आपको करना होगा। खंड काव्य बहुत सारे हैं, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, यहाँ पे मेवाड़ मुकुट दिया गया है, इसके बाद जय सुभाष दिया गया है, इसके बाद आप देखोगे तो मातृभूमि दिया गया है, कर्ण दिया गया है, इसके बाद आपका करमवीर दिया गया है, इसके बाद आपका तुमुल दिया गया है। इतने सारे हैं, लेकिन आप देख लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपने कौन सा खंड काव्य पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारों को लेखक के जीवन परिचय पे। सारे विद्यार्थियों के जीवन परिचय याद होगा। 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है, 2 नंबर रचनाएं पे मिलता है। आप चाहिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर सकते हैं, आपका मन करे तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का, इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का। 3 ऑप्शन है, जो मन करे उसको आप कर दीजिए। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक करोगे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसमें ज्यादातर आप लोगों को देखिए, जैसे मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करना है तो आप क्या करोगे, इनका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से याद होना चाहिए कि जन्म कब हुआ था 1884 में, मृत्यु सन 1941 में हुआ था, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया था। बस ये सारी चीजें। इसके बाद आप इनकी रचनाएं लिख सकते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं आप लिख सकते हो जैसे चिंतामणि हुआ, रस मीमांसा हुआ, ठीक है, विचार विधि हुआ। बस 2-3 ठे लिख देना, आपका काम बन जाएगा। आपका मन कर तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का लिख सकते हो, आपका मन कर जयशंकर प्रसाद जी का लिख सकते हो, लेकिन आपको अपने से लिखिएगा या जो है जीवन परिचय मेरे का लेखक का याद भी होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ख वाला कि दिए गए कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर मिलेगा। तो कवि का भी आप लोगों का जीवन परिचय याद ही होगा। आपको गोस्वामी तुलसीदास का याद ही होगा, रसखान जी का याद ही होगा, सुमित्रानंद पंत जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का। आपके पास ऑप्शन 4 है, जिनका याद होगा कोई एक कर लीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। याद रहे 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर मिलेगा। कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो, ठीक है, पेपर में जो आया रहेगा उसको अगर लिख दोगे तो क्या होगा, 1 नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं एक श्लोक आप लोगों को बता देता हूँ, वो नोट कर लो, ठीक है। ये पहला श्लोक है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लो, आपको नंबर मिल जाएंगे 2 नंबर, इसको नोट कर लो। और देख लेना किताब में कोई सिंपल सा है तो उसको याद कर लेना, जो इस पेपर में बस ना आया हो। कोई अलग से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर मिलेगा। 1, 2, 3, 4 आपके पास ऑप्शन 4 है, ठीक है। अकेले 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है संस्कृत में। तो मैं 3 प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, एक पहले का, एक दूसरे का, एक तीसरे का। तीनों का उत्तर मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिख के लेकर आ गया हूं मैं। ये पहले का उत्तर है, ये दूसरे का, ये तीसरे का। तीनों का सीरियल बाय सीरियल लिख के आया हूं, नोट कर लो। कोई 2 ही करना है आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 कंप्लीट। प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। किसी एक विषय पे आप लोगों को निबंध लिखना है, या तो आप देश प्रेम पे लिख सकते हो, या तो आप आतंकवाद की समस्या और समाधान पे लिख सकते हो, या तो प्रदूषण और मानव जीवन पे लिख सकते हो, या तो आजादी का अमृत महोत्सव है उस पे आप लिख सकते हो। तो जो आपको याद हो मेरे प्यारे बच्चों उसको आप लिख सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता देता हूं, देश प्रेम पे मैं देश प्रेम पे बता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए जब भी आप देश प्रेम पर निबंध लिख रहे हो, चाहे किसी पर निबंध लिख रहे हो, आप रूपरेखा लिख लो। रूपरेखा में आप कौन कौन सी हेडिंग बनाने वाले हो, प्रस्तावना, स्वदेश का अर्थ क्या है, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, स्वदेश प्रेम के उदाहरण क्या है, उपसंहार। बस 4, 5, 6 हेडिंग आप डाल लो और उसमें आप निबंध को समाप्त कर दो। जैसे पहले हेडिंग है प्रस्तावना, लिखो कि माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। अपने देश के लिए हमें कुछ न कुछ त्याग अवश्य करने चाहिए। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश का प्रेम सागर लहराया करता है।
बस यह प्रस्तावना के रूप में लिख लो। दूसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का अर्थ क्या होता है कि स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं बल्कि अपनी सेवा द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास करना भी है। इससे प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है स्वदेश प्रेम का प्रतीक है कि जो व्यक्ति जिस पद पर है, ठीक है, यदि वहां पर देश के हित का काम करे तो देश की क्या होगा, उन्नति भी होगा। फिर तीसरा हेडिंग है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। लिखो स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए दाल का काम करता है। वह हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है। देश की सुरक्षा के साथ वहां की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग अगली रहेगी स्वदेश प्रेम के उदाहरण। ये हेडिंग है स्वदेश प्रेम के उदाहरण। इसके बाद लिखोगे इसमें कि सीमा और सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेत में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आजादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं द्वारा लोगों में साहस भरना देश स्वदेश प्रेम का क्या है, उदाहरण है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आप डालिएगा उपसंहार, लिखेगा आज हमारे देश में स्वतंत्र सदियों गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। हमें इस आजादी को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना जाए, जिससे हम आजाद सदियों तक रह सके। क्लियर है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने स्वदेश प्रेम पे निबंध आप लोगों को लिख के दिखा दिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30वां है कि रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसे टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 4 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक या प्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो मैं नीचे वाला आपको बता देता हूँ, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए कैसे लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे प्रिय मुख्य प्रबंधक, कामा लगाओगे, डेट यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिखिएगा सेवा में मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम। इसके बाद डालिएगा विषय, मतलब किसके बारे में लिख रहे हो यह पत्र लेखन। लिखोगे बस चालक के प्रशंसनीय व्यवहार के संबंध में। लिखोगे महोदय या महोदया, दोनों में से कोई एक होगा। लिखिएगा मैं, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर अपना पता लिख दीजिएगा। यहाँ का निवासी हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हाल में मैंने, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा कि इस डेट को बस संख्या लिख दीजिएगा, मैं यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान बस चालक ने यात्रियों के साथ अत्यंत असभ्य व्यवहार किया। उन्होंने यात्रियों को उचित तरीके से नहीं समझाया और समय पर बस नहीं चलाई। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मामले की जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। तो यह नहीं कि बोर्ड एग्जाम में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। अपना नाम की जगह पे आप लिख सकते हो क ख ग लिख सकते हो, और मोबाइल नंबर पे मान लीजिए जैसे 9654 लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, क्रॉस बना सकते हो। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह आप लोगों का यहाँ पे पेपर पूरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों समाप्त। मैंने पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को समाप्त कर दिया 801 DB। अगर आपको भी 70 में 70 नंबर लाना है 18 फरवरी को, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को तैयार कर लो। मेरे पास जो 100% ये पेपर बनेंगे और यहाँ से आप सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर देकर आने वाले हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर